सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज से हम लोग हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अलावा दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग अब चूंकि प्रीलिम्स मोड में जा रहे हैं तो मेंस का रहेगा। अभी जो आर्ट एंड कल्चर रहेगा उसमें भी मेंस का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, मेंस के सिलेबस में ही है, बट हम उसको जो पढ़ेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारा पुराना वाला जो हिंदी वाला नोट्स आपके पास है तो उसको ज़रूर अपने साथ साथ रखिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के और मिडिवल के भी क्वेश्चंस कभी भी नोट्स से बाहर नहीं आते। तो आप अगर नोट्स भी पूरा करेंगे, ढंग से करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार हम कुछ हिस्से को छोड़ देते हैं, बौद्ध धर्म का कोई हिस्सा छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो ऐसे में फिर वो दिक्कत आता है, वो डीप में पूछ लेता है। तो जो आपको डीप लग रहा है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एक तो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कई बार क्या होता है कि जिस हिस्से को आप छोड़ते हो वहीं से प्रश्न आता है, तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप लोगों को कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है, बिना छोड़े हुए पढ़ना है, एक चीज़ करना है। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएट हैं और 21 साल के हो गए हैं तो अब नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। नोट्स बना के पढ़ना तो फिर वो छोटी क्लास वालों के लिए ठीक है, जो अभी 18 साल के हैं, 19 के हैं, वो जब 21 के होंगे तब तक उनके नोट्स बन चुके होंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में 2 से 3 साल लगते हैं। अब नोट्स बनाना मुझे लगता है कि 21 साल वाले व्यक्ति को तो बनना चाहिए, बन जाना चाहिए, मौका देख के बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े नोट्स बनाने से बात नहीं बनेगी, लिखने से भी बात नहीं बनेगी। छोटी छोटी चीज़ें आपको निकालनी है और छोटी छोटी बातें निकालनी है। जैसे मथुरा शैली और गांधार शैली में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस 10 पॉइंट्स निकाल देने हैं, मथुरा के भी और गांधार के भी। बस बात हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। अब आप 2 पेज में मथुरा का और 2 पेज में गांधार का नोट्स बनाएंगे तो 2 पेज तो खुली लिखना है आपको, 4 पेज में तो आपका नोट्स जा रहा है, तो टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट है। उसके बजाय तो टू द पॉइंट आप रटिए और बिना देखे उसको लिखने की कोशिश कीजिए, बिना देखे उसको लिखिए। क्या हो रहा है इसको, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बंद क्यों हो रहा है? यहाँ कट लगा है क्या? हेलो, ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, अभी तो बज रहा है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करके आप उसको शुरू करिए, ठीक है। तो इसको रहने दें आज, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है आप लोग। तो हम लोग तैयारी की शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर के, और करंट अफेयर्स को भी लेंगे। तो 3 चीज़ें एक साथ करेंगे हम लोग, प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे, मेंस के सिलेबस को देखेंगे और करंट अफेयर्स को देखेंगे। ऐसा करके हमारी पढ़ाई होगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्या होगा, एनसीईआरटी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिए, उसको बहुत दिन तक अब पेंडिंग रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुरा नहीं है। एनसीईआरटी से भी सिलेबस पूरा किया जा सकता है, तो एक बार करना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आता है, हर चीज़ समझ में आती है, तो फिर एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी कर सकते हैं।
फिर कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, तो अब लंबी चौड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। अब पहले का समय और था, पहले तमाम प्रकार की बुक्स पढ़ कर के भी सिविल सर्विसेज निकाला जा सकता था। अब थोड़ा सा, अब जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो निकाल लेगा, ज़्यादा विद्वान बनेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, वो कई बार नहीं भी निकाल पाएगा। ठीक है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आपको आना है। बार बार ध्यान ये रखना है आपको कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और मेंस का क्वेश्चन का आंसर अगर आप अच्छा लिख पाए तो प्रीलिम्स भी आपका हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज तो लगता है, थोड़ा सा नॉलेज रखता है। तो बहुत नई बुक्स जो आती हैं उनके तो आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, और कुछ किताबों के सिलेक्टेड एरिया मैं बताता जाऊंगा कि इस बुक के शुरू के 2 यूनिट पढ़ लीजिए, या इसकी तीसरी या चौथी यूनिट बहुत अच्छी है वो पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हम बताएंगे आपको, सिलेबस तैयार करने के साथ साथ हम बताएंगे। आप बस आपको जुड़े रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो 1 साल में जो लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, हमको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जो बताया जा रहा है उसको ठीक से फॉलो कीजिए, 1 साल में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम पूरे सिलेबस तो एक तो सबसे पहले सिलेबस को रोज़ जो आप यहाँ कॉपी लेके आते हैं उसमें चिपकाइए, सिलेबस को चिपका दीजिए, फर्स्ट पेज पे उसको सिलेबस को चिपका दीजिए। सिलेबस हमेशा छोटा है, प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत छोटा है, मेंस का 3-4 पेज में चिपका दीजिए। तो सिलेबस को पहले तो चिपकाइए, अगर आपने नहीं किया तो 1-2 बार अपने हाथ से लिखिए भी सही, सिलेबस को लिखिए उसको, ठीक है। आदत पड़ेगी, सिलेबस को लिखना चाहिए। तो ये बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं, क्लास एक तरह से हमारी आज से शुरू हो रही है, क्योंकि अभी तक तो हम मैच्योर लोगों के लिए बात कर रहे थे, उन लोगों के लिए बात कर रहे थे जो मेंस में बैठ रहे हैं, और फाइनली मेंस के लिए होमवर्क भी दे रहे थे। लेकिन आज से हमारा होमवर्क बदल जाएगा, एकदम बिगिनर्स के लिए, एकदम शुरुआत वालों के लिए। जब कभी भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की शुरुआत करें तो क्या क्या करें, तो पहला काम ये करें, सिलेबस को पकड़ें। फिर बाद में हम देखेंगे सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल, बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें हमको पढ़नी है। सबसे पहले सिलेबस का रोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तैयारी में, क्योंकि कई लोगों को 2 या 3 साल बाद उसका रोल समझ में आता है, और बाद में वो उस सिलेबस को रटते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले सिलेबस रटना चाहिए। सिलेबस रटने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सिलेबस रटने से आपके पास मटेरियल है कि नहीं वो पता चलता है तो पर्याप्त है, कब कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन से महीने में आएगी, ये सिलेबस से पता चलता है। और फिर जिस दिन आप सिलेबस तैयार कर लेंगे उसके तुरंत बाद 2 या 3 दिन तक का समय शुरुआत में सिलेबस पे देना चाहिए। अच्छे से गहराई से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके कंपोनेंट भी निकालिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं PDF डाल दूंगा उसका। मेरे पास सिलेबस 40 पेज में है। UPSC के नोटिफिकेशन में सिलेबस कितना है? 3 पेज में, 3 या 4 पेज में। मेरे पास 40 पेज में, 10 गुना ज़्यादा है। वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा रहेगा कि आप उस सिलेबस को उस रूप में देख पाएंगे, बड़े रूप में देख पाएंगे। और सिलेबस के एक एक हिस्से के लिए, एक एक कोने कोने के लिए कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए वो भी उसमें लिखा हुआ है। NCERT का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। सिलेबस के किस हिस्से के लिए NCERT का चैप्टर कौन सा रहेगा वो भी उसमें लिखा हुआ है। वो मैं डाल दूँगा, वो आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। वो बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, और हम वेटेज निकालेंगे कि सिलेबस के किस हिस्से का कितना वेटेज है।
तो ये करना चाहिए, ये एक्सरसाइज आपको बार बार करना चाहिए, हर 2-3 महीने में करना चाहिए, ताकि हमको हमारी प्रोग्रेस पता चले, स्पीड पता चले कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको पहले देखना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले देखना मात्र है, पहले पढ़ना है, फिर उसको सिलेबस के साथ मैच करवाना है कि सिलेबस के किस हिस्से से ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन होगा, तब आपको लगेगा कि ये स्टडी मटेरियल क्यों बताया गया है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से बनता है। और कौन सा स्टडी मटेरियल कौन से महीने में रिलीज होता है और उसको कब खरीदना चाहिए, उसका एक कैलेंडर होता है। स्टडी मटेरियल खरीदने का भी एक कैलेंडर होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल बता दीजिए, हम आज जाएंगे और बाजार से खरीद लेंगे। वो कैलेंडर में देखना पड़ेगा आप कि वो कौन से महीने में रिलीज होगा, कौन सा मटेरियल, तब काम का है वो। ये एग्जाम जो है ये बड़ा डायनेमिक है, ये चेंज होता है और हर साल चेंज होता है। इसलिए पिछले साल की पढ़ाई भी आपकी 60% ही काम आती है, 40% पढ़ाई बदल जाती है। हर साल 40% पढ़ाई जो है वो बदल जाती है, 60% ही आप कैरी ऑन कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है। स्टडी मटेरियल तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट सिलेबस, सेकंड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ट्रेंड, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, तरीका, स्टाइल, और फिर उसको दोनों को जोड़ना, सिलेबस के साथ जोड़ना, वेटेज निकालना, चौथे नंबर पे वेटेज, और फिर 5वें नंबर पे लगभग आएगा आपका स्टडी मटेरियल। अब यह है कि हमको उसको हैंडल करना है, तो उसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल हो। तो तैयारी की रणनीति समझ में आ रही है कैसे करनी है। तो पहली स्टेज क्या है आपकी, सिलेबस, जो बहुत आसानी से अवेलेबल। लेकिन वो जो अवेलेबल सिलेबस है, जब हम आपको पीडीएफ देंगे वो 40 पेज वाला, तो आपको लगेगा कि वो हमने जो सिलेबस डाउनलोड किया उसका तो पूरा पोस्टमार्टम हो गया है ना। पहले दिया था आप लोगों को 40 पेज वाला, नहीं दिया था, उसको याद दिला दीजिएगा, कोई मैसेज कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। बड़ी कमाल की चीज़ है। उसमें आपको न्यूज़पेपर के कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं वो भी बताएंगे, एडिटोरियल भी किन किन लोगों के पढ़ने हैं, कौन सा राइटर जब लिखता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम वो भी कराएंगे, हम पूरा पैकेज कराएंगे, पूरा कम समय में कराएंगे। बस ये है कि जो बताया जा रहा है उसको जाके आपको करना है। फिर देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। घेराव हो गया ना पूरी एग्जाम का, एक एक क्वेश्चन का घेराव हो गया, एक एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। बहुत ज़्यादा दुर्लभ नहीं है चीज़ें। कल आपको होमवर्क दिया था, जैसे वो एक सैंपल है, बट उसको आप करिए। थोड़ा सा जिन लोगों को एजुकेशन वैसा नहीं मिल पाया, बाकी अभी मैं जब निकल रहा था घर से तो पीछे जो कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो कोई 3rd में पढ़ता होगा, 4th में होगा, 5th से ऊपर के नहीं थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। और उसमें जो लड़कियां थी, छोटे बच्चे लड़के थे, 6-7 बच्चे थे, खेल रहे थे। और उनकी बातचीत जो है मेरे कानों में आ रही थी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे वो, मुश्किल से 15 फीट दूर पे खेल रहे थे। मैं अंधेरे में था, वो तो उजाले में थे, तो वो मुझे बातचीत करते हुए दिख रहे थे। तो मैंने उनकी बातचीत में महसूस किया कि वो बातचीत जो है पूरी यूपीएससी के सिलेबस जैसी बातचीत। रशिया यूक्रेन के ऊपर चर्चा थी। यूक्रेन का साथ कौन कौन दे रहा है, रशिया का साथ कौन कौन दे रहा है, चाइना कितने नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, क्यों है, चाइना की स्ट्रेंथ क्या है। 4th, 5th, 6th के बच्चे जो है उसको बहुत डीप में मैं ठिठक करके सुन रहा था। 5 से 10 मिनट तक मैंने वहाँ रुक करके उन बच्चों की बातों को सुना। बहुत डीप एनालिसिस था,
जबकि वो 5वीं छठी के बच्चे हैं। पता नहीं वो सिविल सर्विसेज में आएंगे भी कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो वो यूरोप घूमने गई होगी बच्ची, तो उसमें तो बोले हमने यूक्रेन में लैंड किया, दूसरा तुम यूक्रेन में लैंड ही नहीं कर सकते, अभी वॉर चल रहा है। उनके तो एयरपोर्ट वगैरह सब खत्म कर दिए। बोले नहीं हमने यूक्रेन में उतरे थे हम लोग। बोले अभी वहां से सब भाग रहे हैं, तुम कहां से उतर गए यूक्रेन में। तो जब वो इस तरह की बात करते करते जब वो रशिया यूक्रेन पे पहुंचे, बोले यूके यूएस सब यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो जब वो बातचीत मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो ग्रेजुएट होके आते हैं, लेकिन उनको ये बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। तो इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आपके ऊपर मैं दया करूं और थोड़ा हल्का फुल्का कुछ बताऊं, तो जमाना वो बचा नहीं है अब कि मैं आपके ऊपर दया करूं। कंपटीशन बहुत टफ है। ये सभी बच्चे आगे जाकर के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और ये भी बहुत छोटे हैं। हमारे 9th के 10th के 11th के 12th के बच्चे हैं। एडमिशन ले लिया उन्होंने पूरी फीस के साथ। माता पिता ने ये एडमिशन करा दिया और बोला कि सर 8 साल बाद मिलेंगे, 8 साल तक ये आपके यहाँ पढ़ेंगे, 8 साल इनको पढ़ाना है आप, उसके बाद इनकी एग्ज़ाम होगी। 21 साल के 8 साल बाद होंगे, 7 साल बाद 21 साल के होंगे। एक मदर तो आई हैं, उन्होंने कहा कि जो 2 बच्चे बैठे हैं ये डीएम है, नमस्कार हम जा रहे हैं। ये 2 जिले के डीएम बैठे हुए हैं, ये 2 बच्चे नहीं हैं, मतलब हम ले जाएंगे इनको 7 साल बाद, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं। इसलिए मेरे से आप अपेक्षा न करें कि मैं दया करूं आपके ऊपर, आपके दिमाग पे दया करूं कि आप बहुत छोटे हैं, अभी आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें ना की जाए। उस हिसाब से तो आप बहुत बड़े हैं और आपको ये सब करना ही है, ठीक है। अदरवाइज आप इस एग्ज़ाम को भूल जाइए। दूसरे बच्चे आकर के आगे निकल जाएंगे, ले जाएंगे। उनको तो मिल रहा है ना अच्छा कैंडिडेट, आपके ऊपर क्यों विचार करेंगे वो। ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, ये बता रहा, ये सच्चाई है। तो आपको इसके लिए तैयार होना होगा अगर करना है तो। और अपने मस्तिष्क का यही है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे पे सब लोगों को बहुत दया होती है, ये बहुत छोटा है, ये है वो है, पिता भी करते हैं माँ भी करते हैं। मान लिया जाए उसके पिता मर जाए, माँ बीमार हो जाए, फिर क्या होता है, फिर तो सारे काम खुद ही करता है। ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे थे, 16 साल के 17 साल के, घर पे खाना भी बनाते थे, माँ बीमार है, पैरालिसिस है या विकलांग है तो उनकी सेवा भी करते हैं और आईएएस भी बनते हैं। मनुष्य को जितना कंफर्ट जोन में रखते हैं ना हम लोग, हम उतने आलसी और निकम्मे हो जाते हैं, उतने बेकार हो जाते हैं। अगर हमारे ऊपर ही जिम्मेदारियों का पार्ट टूट जाए तो हम आईएएस भी बन जाएंगे और जिम्मेदारियां भी निभा ले जाएंगे, ठीक है। और जब हमारे पर कुछ नहीं है, कहा घर वालों ने कह दिया है कि बेटा तुम पढ़ो, तुमको चाय टेबल पे मिल जाएगी, खाना हो जाएगा, तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं, तो आदमी पढ़ता नहीं, आवारागर्दी सूझती उसको। ऐसा व्यक्ति कभी कैरियर नहीं बना पाता, अभाव वाला जल्दी बना लेता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा करा धरा है, सब हम कर सकते हैं, है ना। किसी का मस्तिष्क नहीं फटता पूरी तैयारी करने से, कंप्लीट तैयारी करने से। तो हम एक ही बार में अच्छे से तैयारी क्यों नहीं कर लेते, डीप में जाके क्यों नहीं कर लेते। जैसे मैंने अभी बोला, गांधार कला और मथुरा कला पे 10-10, 15-15 लाइन तैयार करनी है, 10 लाइन इसकी, 10 लाइन उसकी, फिर थोड़ा सा एनालिटिकल आइडिया लिखना है उसका। तो क्यों नहीं कर लेते। 2 पेज लिखने लायक पहले पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना है, फिर बिना देखे उसको लिख देना है। थोड़े दिन बाद उसको रिवाइज कर लेना है, थोड़े दिन बाद फिर रिवाइज कर लेना है। परीक्षा के दिनों में तो रिवीजन होगा ही, हो गया काम आपका। तो जो आपने तैयार किया है, रट लिया है, उसका 60% भी देंगे तो आईएएस हो जाएंगे। तो क्यों नहीं कर लेते। इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो हमारा कमिटमेंट नहीं है, दूसरा हमको ये विश्वास नहीं है कि ऐसा करने से हम बन जाएंगे।
कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये करने से भी कोई आईएएस बनता है, जबकि होता उसी से है, और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी उसी में से आना है। वो वहाँ एग्जाम्पल में से पूछ लेगा, जो एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से वहाँ लिखेंगे, तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल हम कम कर देते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल कम से कम 20 लिखे हुए हैं आपकी किताब में। इंसेक्ट्स कितने प्रकार के हैं, तो ऐसे 20 इंसेक्ट्स बताए होंगे, ये बीटल्स है, ये एंट है, ये मस्कीटो है ना, ये जो है ये बी है, हनी बी है, और ये हाउस फ्लाई है। ऐसे आपको 20 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि हमको ऐसा लगता है कि मेंस में लिखेंगे आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा, तो क्यों ना हम 4-5 एग्जाम्पल तैयार कर लें। तो उन 20 में से 4-5 जो हम जानते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी 15 को छोड़ देते हैं। इस वजह से हम बाहर हो जाते हैं। आप 20 के 20 एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए। एग्जाम में उनके क्लिक होने की ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपने 20 का 20 तैयार कर लिया, हो सकता है 25वां आ जाए कोई, लेकिन फिर भी 99%, 90% से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के। तो आपको तैयारी का स्तर इस साल मेरे साथ जो चलना है वो थोड़ा ऊपर वाला नहीं रखना है, डीप में जाना है। और जब तैयारी कर रहे हैं तभी डीप में चले जाना है, क्योंकि आप अगले साल जाएंगे, अदरवाइज तो अगले साल सिलेक्शन होगा। जिस साल आप डीप में तैयारी करेंगे उस साल आपका सिलेक्शन होगा। तो डीप में तैयारी करने का मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ना नहीं है कि कल्चर की 4-5 किताबें उठा लाए मोटी मोटी और उन सबको पढ़ेंगे, उससे कल्चर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कल्चर के तो 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं, हमारे नोट से पढ़ लीजिए। एंशिएंट का कल्चर, मिडिवल का कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री का कल्चर, ठीक है, उससे पढ़ लीजिए। देखिए, थोड़ा सा एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिस सोर्स से पढ़ेंगे, क्या पेपर बनाने वाला उस सोर्स को यूज करेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। पेपर बनाने वाला किन सोर्स को यूज करता है। अगर आप भी ठीक उसी सोर्स से पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चंस के बैठने की संभावना ज़्यादा होगी, जाना पहचाना क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही है। तो मैं हर बार नई क्लास में बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल बुक से पढ़िए। जो किताबें इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ऐसी किताबों से पढ़िए। ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, वही बाइलिंगुअल होती हैं। हर कोई बाइलिंगुअल बुक्स नहीं बनाता। एनसीईआरटी बनाता है, इग्नू बनाता है, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पब्लिकेशन डिवीज़न है वो बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिकेशन डिवीज़न है वो बनाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स बाइलिंगुअल होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, इंग्लिश में भी होती हैं। तो जो अधिकांश गवर्नमेंट मटेरियल है, ऑल इंडिया लेवल का मटेरियल है, वो बाइलिंगुअल होता है। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, बाइलिंगुअल मटेरियल। क्यों बाइलिंगुअल मटेरियल बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि पेपर बनाने वाले को ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा, उसे हिंदी में भी पेपर बनाना होगा, इंग्लिश में भी बनाना होगा। पेपर केवल 2 ही मीडियम में बनता है, हिंदी में और इंग्लिश में, 22 भाषाओं में नहीं बनता। आप लिख सकते हो उत्तर 22 भाषाओं में से किसी में से लिख सकते हो, उत्तर लिखने की मनाही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो दिया जाता है वो किस में बनेगा? हिंदी में और इंग्लिश में। और ट्रांसलेशन के लिए अगर किसी दूसरे को बुलाया जाएगा तो पेपर आउट हो जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी उसी की है कि वही व्यक्ति ट्रांसलेट करेगा, तो वो ट्रांसलेशन से बचने के लिए ट्रांसलेट उसे ना करना पड़े, इसलिए वो ऐसे आदमी की किताब लेके आता है या ऐसी संस्था की किताब लाता है जो दोनों भाषा में हो। और दोनों भाषाओं की किताब में लगभग आसपास ही पेज होते हैं, यूनिट होती है। किसी की यूनिट इंग्लिश में 22वें पेज से शुरू हो रही है, हिंदी में 30वां पेज है, 30 वाला पेज है।
तो उसके आसपास ही कहीं पेज होता है, यूनिट नंबर होता है। यूनिट शुरू होने के बाद तीसरे पेज चौथे पेज पे वो क्वेश्चन होता है जिसका उसे क्वेश्चन बनाना है। उसको हिंदी में लिखना है तो वो उसी हिस्से को देख लेता है, तीसरे चौथे पेज पे जाकर के हिंदी में देख लेता है और उसी से लैंग्वेज बना लेता है और वो क्वेश्चन बना लेता है। तो बहुत आसान होता है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करने का, या एकदम आप सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो किताबें ऐसी जो केवल इंग्लिश में आती है या केवल हिंदी में आती है, उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक चीज़, ठीक है, बात समझ में आ गई? कारण मैंने बता दिया, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन तो अच्छा नहीं होता, आप जानते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से तो यूपीएससी का पेपर बनाना ठीक नहीं होगा ना, इसलिए वो आइडेंटिकल ट्रांसलेशन वाली बुक्स यूज़ करते हैं। तो हमको स्टडी मटेरियल के मामले में सावधान रहना है। दूसरा स्टडी मटेरियल जो होता है वो होता है जिनमें बॉक्सेस बने हों पहले से। बॉक्स में एक्स्ट्रा समझा, बॉक्स बना करके तभी समझाया जाता है जब कोई विशेष चीज होती है। पूरे चैप्टर को बॉक्स में बंद नहीं किया जाता है। बॉक्स कब बनते हैं? जब स्पेशल कोई बात होती है, और क्वेश्चन में भी स्पेशल बात होती है, तभी क्वेश्चन बनता है। इसलिए किताबों के बॉक्स को अच्छे से पढ़िए, बोल्ड लेटर को अच्छे से पढ़िए, इन्वर्टेड कामा में बंद जो कोट अनकोट दी हुई चीजें होती है उनको अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन की हुई चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो प्रिंटेड अंडरलाइन होती है ब्लैक वाली, डार्क लेटर बनाए जाते हैं, बोल्ड लेटर बनाए जाते हैं, बड़े लेटर कर देते हैं, कई बार लेटर की साइज चेंज कर देते हैं। ऐसी चीजें जो हाईलाइट की गई हैं बुक्स में, मैगजीन्स में, उनके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत होती है। तो पढ़ाई का तरीका बदलिए और पढ़ने के बाद पॉज लीजिए, रुकिए और सोचिए कि क्या इसको लिख देंगे कि नहीं, और हो सके तो लिखिए भी सही, बिना देखे लिखिए। फिर देखिए रिजल्ट 1 साल में आता है कि नहीं। फिर तरीका तो हम बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये तो हम बताते जाएंगे ना आपको, ठीक है। तो सिलेक्शन स्टडी मटेरियल का मेरी तरफ से मैं एनसीईआरटी भी रिकमेंड करूंगा और इग्नू के नोट्स भी रिकमेंड करूंगा, खास करके कल्चर के लिए। और कल्चर के लिए एनआईओएस की किताब भी है, एनआईओएस ओपन स्कूल वालों की, एनआईओएस का कल्चर, एनसीईआरटी का कल्चर। इसके अलावा कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की किताब भी पढ़ सकते हैं, बट सारा पढ़ने लायक नहीं है उसमें। वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, वो अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप शुरुआत करिए एनआईओएस के नोट से, इग्नू से भी कर सकते हैं, इग्नू से भी कर सकते हैं कल्चर की, ठीक है। तो कुछ क्लियर हो रहा है आपको क्या करना है? और मेंस के आंसर भी लिखना शुरू कीजिए। तो आज मैं थोड़ा बेसिक, मेरे पुराने भी कल्चर के आप लेक्चर देखोगे तो उनमें भी सब में हमने ये सब बताया है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ फिर से, जो वर्ड है कल्चर, उसकी डेफिनेशन से और उस वर्ड के अर्थ से। हिंदी में उसको बोलते हैं हम संस्कृति, संस्कृति। और इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। इंग्लिश में कल्चर जब हम एग्रीकल्चर के साथ लगाते हैं या इधर दूसरी जगह कल्चर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, संवर्धन करना, संख्या को बढ़ाना। कल्चर का मतलब वहाँ पर क्या है? संख्या को बढ़ाना। और ये जो कल्चर है ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों का सेट है, ग्रुप है। ये कल्चर डिफरेंट चीज़ है। तो आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो हिंदी में जब बात करेंगे तो क्र धातु, संस्कृत के हिसाब से क्र धातु से बना हुआ है। क्रिया, क्र का मतलब होता है क्रिया। संस्कृत या संस्कृति कल्चर, और संस्कार
ये 3 शब्द हैं, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। इन तीनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। तो क्र धातु से बना हुआ है संस्कृत, संस्कृति। हमारी क्रियाएं ऐसी परंपरागत क्रियाएं, रिचुअलिस्टिक एक्शंस, परंपरागत, ठीक है, उसका मतलब उधर है। तो वो आप किताबें कोई भी पढ़ोगे, हमारा नोट्स भी देखोगे हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ कल्ट से बना है, इसलिए हम बोलते हैं ना कल्ट विकसित नहीं करना है, नहीं तो वो कल्चर बन जाएगा। कई लोग कल्ट विकसित करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कल्ट विकसित करते हैं, मतलब उसको लोग पूजने लगते हैं। कोई आदमी कल्ट के रूप में सामने आ रहा है, यानी कि लोग उसको इतना मानने लग जाए कि उसको भगवान मानने लग जाए, यानी कल्ट के रूप में आ जाना, ठीक है। मानने लगना, जो अधिकांश लोग मानने लगते हैं उसको कल्ट कहते हैं हम लोग। तो कल्ट के रूप में डेवलप कोई हो रहा है तो यहाँ कल्चर उससे बना है, कल्चर। तो ये तो हो गया मीनिंग। तो जब भी कभी आप किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो फर्स्ट वर्ड आता है मीनिंग, अर्थ क्या है। देन आता है डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा। तो संस्कृति की परिभाषा, कल्चर की परिभाषा मैंने पहले भी आपको बताया था। ए.बी. टाइलर की सबसे पहली परिभाषा है। टाइलर या टेलर, टेलर भी लिखते हैं, टाइलर भी लिखते हैं। तो टाइलर कहते हैं कि वे समस्त क्रियाएं, दोज ऑल एक्शंस, वे सारी की सारी एक्शंस, वो सारी सारी क्रियाएं जिसमें नॉलेज, बिलीव्स, ज्ञान, विश्वास, कला, आर्ट, नॉलेज, बिलीव्स, ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, लॉ, कानून, प्रथाएं, कस्टम्स, कॉमा लगा के लिखते जाइए। ऑल दोज एक्शंस, यानी कि वो सारी क्रियाएं जिसमें, इन विच नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, लॉ, कस्टम्स, रिचुअल्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, नॉलेज लिख दिया था ना, हाँ, एंड साइंस। ये सारी चीजें, विज्ञान, मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हिंदी में लिखेंगे मनुष्य समाज के सदस्य के होने के नाते प्राप्त करता है। एक्वायर्ड मेन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीजें वो एक्वायर करता है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के सदस्य होने के नाते। जब भी डेफिनेशन आती ना ऐसी जबरदस्त डेफिनेशन, तो उसके एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, सभी का मीनिंग होता है, कोई भी चीज बेकार नहीं है उसमें। जैसे कि ऊपर लिखा है सबसे पहले कि वे समस्त एक्शंस, वो सारी क्रियाएं, इसका मतलब क्र धातु, क्रियाएं, कल्ट, हाँ, कॉम्प्लेक्सेस, उन सब का जटिल कॉम्प्लेक्स है, इन सब क्रियाओं का जटिल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्शंस या जटिल क्रियाएं, जटिल क्रियाएं, कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए डाला है उसमें क्योंकि किसी एक को कल्चर नहीं कहेंगे, किसी एक को संस्कृति नहीं करेंगे, इन सबके कॉम्प्लेक्स को कल्चर कहेंगे, कॉल्ड कल्चर। तो कल्चर में वो आता है, उसे कल्चर कहते हैं। कौन कहते हैं? E.B. टाइलर बोलते हैं अपनी किताब प्रिमिटिव कल्चर में, उनकी बुक का नाम था प्रिमिटिव कल्चर।
तो प्रिमिटिव कल्चर में क्या बोल रहे हैं टाइलर कि ज्ञान, ये बहुत ध्यान से मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये याद नहीं रहता है, और ये आपको लिखना है, एग्जाम में जाके लिख लीजिएगा, इसको घर जा कर के विकिपीडिया से भी बना लीजिएगा, और कल्चर की कोई किताब हो तो उससे भी। कल्चर की सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन है ये, और सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर। कि तो बुक का नाम था प्रिमिटिव कल्चर, आदिम संस्कृति। उसमें लिखते हैं E.B. टाइलर कि ये इसे कल्चर कहेंगे। अब हम ऐसे बोलते हैं इंडियन कल्चर, वो थोड़ा सा E.B. टाइलर के हिसाब से नहीं है उतना, लेकिन बातें तो वही है। हमारे इसमें भी सारा कानून, ज्ञान, विश्वास, कला सब कुछ है, सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि जादू भी, वो भी कला है, वो भी एक तरह से कल्चर है, आर्ट का फॉर्म है। ठीक है, तो कला भी संस्कृति में आती है। हम कई बार बोलते हैं कला एवं संस्कृति, जबकि कला उसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? कल्चर का पार्ट, वो कल्चर का ही पार्ट है कला। तो आर्ट एंड कल्चर नहीं है, बल्कि कल्चर ही है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आखिरी वाला, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। अगर कोई सोसाइटी के अलावा अलग अकेले अकेले अगर कोई चीज हासिल कर रहा है तो वो कल्चर नहीं है। इंडिविजुअली अगर उसने कोई एक्वायर्ड किया है जंगल में, किसी गुफा में, पहाड़ पे जाके, उसे कल्चर नहीं माना जाएगा। कल्चर का मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, उसका सोसाइटी में एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कल्चर नहीं रहेगा। कल्चर होने के लिए एक्सचेंज बहुत जरूरी है। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन हर्ट्ज़कोविट्ज़ की, जो हर साल लिखवाता हूं मैं, जब भी कल्चर शुरू करता हूं तो मैं आपको ये जरूर, मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण का ऐसा भाग जो इंसान ने बनाया है, दैट इज कॉल्ड कल्चर, संस्कृति कहलाता है। पर्यावरण का वह भाग जो मानव निर्मित है, कल्चर कहलाता है हिंदी में। पर्यावरण का वह भाग जो मानव निर्मित है, इंसान ने बनाया है, वो कल्चर है। आज दिन में आपने लेक्चर देखा था तो उसमें टेंजिबल नॉन टेंजिबल बोल रहे थे ना हम लोग, तो टेंजिबल कल्चर एंड नॉन टेंजिबल कल्चर, मूर्त संस्कृति और अमूर्त संस्कृति। जिस कल्चर को हम छू सकते हैं हार्डवेयर की तरह, वो टेंजिबल कल्चर, और जिसे महसूस करते हैं, छुआ नहीं जा सकता, वो कल्चर क्या है? नॉन टेंजिबल, अमूर्त संस्कृति। तो संस्कृति दो भाग में है। जनरली जो मूर्त होता है उसे हम सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन, और जो अमूर्त होता है उसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन कल्चर के पेपर में जब हम पढ़ेंगे तो वो जब आप एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में जाओगे तो वहाँ ये अंतर सिखाया जाता है। लेकिन जब हम जनरल स्टडी में तैयार करते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते, उसमें सभ्यता को भी संस्कृति बोल देते हैं। इसलिए कभी बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली कल्चर, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ईंट जिसमें मकान बनाया जाता था, और मकान जो है वो सिटी सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन क्या उसको नगरीय सभ्यता बोलेंगे? नहीं, मकान तो सिविलाइजेशन है, बट वो जो अर्बन है वो कल्चर है। और वो जो रहने की जो तरीका है, कॉलोनी बना करके, आमने सामने मकान बना करके, पक्के मकान बना करके, चौड़े रोड बना करके, ड्रेनेज सिस्टम विकसित करके जो रहने का तरीका है वो अर्बन कल्चर है। ऐसे ही जो हवन कुंड मिला है, जिसमें हवन कुंड बना हुआ है, हवन कुंड सिविलाइजेशन है। लेकिन जो हवन होता है, मंत्रोच्चार होता है, आहुतियां दी जाती है, वो जो
हवन सामग्री डालने के बाद जो सुगंध निकलती है और जो महसूस होता है, मंत्र सुनने के बाद आपको जो महसूस होता है, एक भाव आता है, वो कल्चर है। तो हवन करने की प्रक्रिया जो है वो कल्चर है। हवन कुंड क्या है? सिविलाइजेशन। और यहां हम दो तरह का कल्चर बोल देते हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। यानी जो सभ्यता है वो टेंजिबल है और जो कल्चर है वो नॉन टेंजिबल है। ठीक है, तो जब जीएस में पढ़ते हैं तब इतना डीप में नहीं जाते। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है तब आपको इतना डीप में पढ़ना पड़ेगा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। फिर भी मैंने बता दिया। तो हर्स्कोविट्स कहते हैं कि मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण का ऐसा हिस्सा बाहर, चूंकि पेड़ आपने नहीं लगाया, पेड़ आपने बनाया नहीं है, मैन मेड नहीं है, पेड़ तो नेचुरली बनता है, तो वो एनवायरमेंट है, वो कल्चर नहीं है। लेकिन बिजली का खंभा है, ये बिल्डिंग है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये फैन है, ये सब कल्चर है, ये सब कल्चर है क्योंकि हमने बनाया। ये दरी बनी हुई है, लेकिन दरी जिस पौधे के रेशे से बनाई गई है वो पौधा जो है वो कल्चर नहीं है, वो एनवायरमेंट है। तो कल्चर समझ में आया क्या है? ज्ञान नैसर्गिक रूप से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि आपको उठने का भान होता है कि अब सूर्योदय हो गया है और अब आपको उठ जाना चाहिए, ये कल्चर नहीं है। क्योंकि ये वाला जो ज्ञान है ये अलग चीज है। लेकिन जो आप रोटी बना करके खाते हैं ये नेचुरल नहीं है। ये जो कला है रोटी बनाने की, ये कल्चर है, वो एनवायरमेंट नहीं है। सूर्योदय के साथ उठना प्राकृतिक क्रिया है, रात्रि के साथ सो जाना प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, धूप से बचना प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन जो छाता है वो कल्चर है, वो प्राकृतिक क्रिया नहीं है। यूं आप धूप में से भाग करके छाया में चले जाते हैं, ये प्राकृतिक चीज है, ये कल्चर नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या कल्चर है क्या नहीं है। तो पहिए का आविष्कार क्या था, कल्चर या सभ्यता? कल्चर। पहिए का आविष्कार, व्हील, यस, सिविलाइजेशन। पहिए का आविष्कार सिविलाइजेशन है, लेकिन उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हुआ वो कल्चर है। ठीक है, तो ऐसे समझना है। परीक्षा में आएंगे ऐसे तो आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया, तो अब आप महसूस कर पाएंगे। वैक्सीन, वैक्सीन क्या है? सिविलाइजेशन। लेकिन वैक्सीन के साथ जो संक्रमण का प्रतिरोध तैयार होता है, यानी कि इम्यूनिटी जो डेवलप होती है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई ना, वो तो नेचुरल है, वो कल्चर नहीं है। वैक्सीन लगाने की क्रिया, वैक्सीन का निर्माण, वैक्सीन लगाने की क्रिया, वो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। लेकिन फिर जो इम्यूनिटी है वो तो नेचुरल है, वो कल्चर नहीं है, वो प्रकृति है, पर्यावरण है। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण है, मैंने तरह तरीके से सड़क से बताया आपको, इधर बताया आपको, आग का आविष्कार, आग डिस्कवरी हुई ना, इन्वेंशन तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेंट तो नहीं हुई ना आग, आग तो पहले से थी, तो डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ फायर। क्या कहलाएगा? नेचुरल है ना, वो तो आपको पता चला है। लेकिन उस आग को लेकर के खाना पकाना, वो सिविलाइजेशन है या कल्चर है? वो जो चूल्हा है वो सिविलाइजेशन है, और
उससे खाना पकाने की जो क्रिया है वो क्या है? कल्चर। और आग तो कुछ भी नहीं है, आग तो नेचुरल है ना, वो कल्चर है। डिस्कवरी ऑफ फायर जो है वो कल्चर भी नहीं है और सभ्यता भी नहीं है, वो तो नेचुरल है। क्योंकि डिस्कवरी क्या कर लिया आपने, वो तो पहले से थी, आपको नहीं पता था। बारिश होना कोई कल्चर थोड़ी है, बारिश होना कोई कल्चर नहीं है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कल्चर, वो जो पाइप है वो, लेकिन आपको रिचार्ज करना के जो आप वाटरशेड मैनेजमेंट जो कर रहे हो वो क्या है? वो सिविलाइजेशन है। लेकिन वो वाटरशेड मैनेजमेंट का जो भाव है कि हम रिचार्ज करना चाहते हैं ज़मीन को, वाटर टेबल को, वो कल्चर है। हाँ, एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशंस क्लियर हो गई, भाव क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास, अच्छे खासे एग्जाम्पल हो गए कल्चर के। ठीक है, अब आइए मोड्स या टाइप्स। मोड्स या टाइप्स। टाइम के हिसाब से कल्चर के टाइप्स हैं, तो वो टाइम के हिसाब से तो वही पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, वो टाइम के हिसाब से। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज वाला आ जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज, फिर इंडस वैली कल्चर, फिर वैदिक कल्चर। तो वो जो आएगा वो सारा क्या है? टाइम फ्रेम वाला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला कल्चर। इकोनॉमिक बेस पे कल्चर, रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर। इकोनॉमी में जाएंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे तो यहाँ पर कल्चर के टाइप देखिए, रूरल कल्चर बोलते हैं हम लोग, अर्बन बोलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स क्या कहलाते हैं? फिर क्लासिकल एंड फोक, वो दो तरीके हो जाते हैं, क्लासिकल एंड फोक। अच्छा, लैंग्वेज किस में आएगी? सिविलाइजेशन और कल्चर। लैंग्वेज, सिविलाइजेशन। हम जो साउंड निकालते हैं वो क्या है? कल्चर या सिविलाइजेशन? वो तो नेचुरल है साउंड, वो ना तो कल्चर है ना सिविलाइजेशन है। उस साउंड को हमने वाइब्रेशन को कंट्रोल करके वर्ड्स बनाए, वो इंसान ने बनाए, तो वो वर्ड्स जो हैं वो कल्चर है। लेकिन जो लिटरेचर लिखा गया है देखा जाए तो वो सिविलाइजेशन है। उन वर्ड्स का जो कलेक्शन जिस बुक में है वो सिविलाइजेशन है, तो बुक सिविलाइजेशन है। वो जो वर्ड्स हैं, वर्डिंग्स हैं, वो कल्चर है। तो ग्रामर जो है, ग्रामर, हाँ, ग्रामर अगर लिखी हुई है तो वो सिविलाइजेशन है, और अगर आप ग्रामर को यूज करते हो, यूज ऑफ ग्रामर, कल्चर। और केवल साउंड का प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना, इसलिए शुरू में जो गुफाओं के जो आदमी बताते हैं और मूवीज बनाते हैं हॉलीवुड वाले या कोई भी, तो कुछ बोलते नहीं, हु करते हैं, बस केवल बंदरों की तरह आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि उस समय में वो कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आई थी। तो डायलेक्ट, यस, डायलेक्ट भी, डायलेक्ट तो कल्चर ही रह गया, क्योंकि उसको तो लिख ही नहीं पाते हैं। जिसमें साहित्य ने विकसित नहीं हुआ, जिसको लिखा नहीं जा रहा है, केवल बोला जा रहा है, वो तो केवल कल्चर बन के ही रह गया ना, वो तो सिविलाइजेशन बना ही नहीं। इसीलिए तो हम बोलते हैं सिविलाइज्ड, ये सभ्य है, सिविलाइज्ड है, यानी वो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, टेंजिबल डेवलपमेंट, छूने वाला मूर्ति। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चैप्टर को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत बोरिंग है। अगर आप कहेंगे कि इसको भी इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है।
बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल काम है, लेकिन हम बना रहे हैं इंटरेस्टिंग इसको। ऐसा लग रहा होगा आपको कि अच्छी चीज़ है, तो अच्छा चैप्टर है, इतना अच्छा नहीं है इसको देखेंगे तो आप बहुत टफ है ना। इसीलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा बोल दिया, देवताओं की भाषा। संस्कृत भाषा को क्या बोलते हैं? ऋषियों की भाषा भी नहीं, इंसानों की भाषा नहीं, विद्वानों की भाषा नहीं, क्या बोलते हैं? देव भाषा, डिवाइन लैंग्वेज, देवी भाषा, देवताओं की भाषा। इसलिए देवताओं ने रचना की है, किसकी? अपौरुषेय। इसलिए वेदों को क्या बोला गया? अपौरुषेय। किसी व्यक्ति ने, मनुष्य ने इनकी रचना नहीं की है। वेद अपौरुषेय माने गए। ठीक है, तो वैदिक में जाएंगे तब हम बात करेंगे। तो संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, ठीक है ना। लिपि को हम लोग बोलते हैं देवनागरी, है ना, देवनागरी, देवताओं से जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज को वही है, मैं बता रहा हूं कि लैंग्वेज यदि आप लिखेंगे तो वो सिविलाइजेशन होगा। उसमें साहित्य लिखेंगे लैंग्वेज में तो सिविलाइजेशन होगा। लैंग्वेज केवल बोल रहे हैं तब वो कल्चर है। अब ये इसको अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है, लोग इसको अंतर नहीं कर पाते हैं। लोग एक ही चीज बोल देते हैं, संस्कृति सभ्यता यही है, ठीक है। इसलिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या हुआ भाई? एनिमल तो नेचुरल है। पहले वो भेड़िया हुआ करता था, हमने उसको डॉग बना दिया। ये पालना, सिविलाइजेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सिविलाइजेशन। लेकिन उससे जो सुरक्षा का बोध होता है कि ये जो डॉग है ये हमारे साथ साथ खेत तक आएगा और ये है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये देख लेगा बहुत सारा, काउंटर पार्ट है ना आपका। ये जो भाव है, सुरक्षा का भाव उसके होने से, ये कल्चर है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो एम था और बाद में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो क्या है? कल्चर। तो अभी हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। वही तो खेती है, एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। जंगली पौधे थे, उनको आपने क्रॉपिंग पैटर्न में ले आए, क्रॉप्स बना दिया, फसल बना दिया, उसको बाइनियल, पेरिनियल क्रॉप्स आ गई, सीजनल क्रॉप्स आ गई, और अपने सुविधा से आप हार्वेस्ट करने लगे और उनको भंडार भी करने लगे। तो स्टोरेज करने लगे ना आप अनाज का, और ये सिविलाइजेशन है। लेकिन जंगल से यहाँ लाना और उसको उगाना, तो एग्रीकल्चर क्या है? एक तरह की संस्कृति है, नाम ही उसका कल्चर है, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन कल्चर। एग्रीकल्चर अलग चीज है और एग्रेरियन कल्चर। तो इस चैप्टर को मुझे नहीं लगता इतना डीप में जो है समझना, जो कई लोग तो आवश्यक भी नहीं मानते कि इतना आवश्यक है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा तो क्वालिटी आंसर की तभी आएगी जब गहराई से समझा हुआ होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आज बताया था कि अध्यात्म जो है वो एक तरह का कल्चर है, मूर्ति जो है वो सिविलाइजेशन, मूर्ति क्या है? एक तरह की सिविलाइजेशन है। तो जो भावनाएं, इमोशंस है, श्रद्धा, समर्पण, ये कल्चर है। श्रद्धा समर्पण नॉन टेंजिबल है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि क्वालिटी भी जज करना मुश्किल होता है। उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हमेशा टेंजिबल चीज़ों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, दो तरह की पदार्थ की प्रॉपर्टी देखते हो ना, मटेरियल की, एस्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम मेटल्स की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दूसरी तरीके से बात करते हैं।
उसमें इस तरह से बात नहीं करते, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम खास करके बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट रिएक्शंस वो तो इंटेंजिबल होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज ठीक है, उसका कलर, टेक्सचर, टेस्ट, ये डिफरेंट चीज है। वो पानी डालने पर धुआं निकल जाएगा, वो ये करने पे वो हो जाएगा, पर वो जो धुआं निकलने की जो क्रिया है, एक्शंस है, रिएक्शंस है, वो क्या है, वो एक तरह का, वो कल्चर भी नहीं कहेंगे, वो है, नेचुरल है। लेकिन हम अगर उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस रिएक्शन की वजह से अमोनिया बना रहे हैं, उस अमोनिया को कहीं यूज कर रहे हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया, तो साबुन हम नहाते हैं, तो ये कल्चर है। साबुन से नहाना एक कल्चर है। साबुन तो सिविलाइजेशन है, लेकिन साबुन से नहाना और मैल छुड़ाने की जो प्रक्रिया है वो कल्चर है। ठीक है, बाथ लेना तो एक नेचुरल चीज है, स्नान करना तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन साबुन से नहाना ये कल्चर है, और साबुन अपने आप में सिविलाइजेशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, उन्हीं चीजों में छुपा हुआ है। तो अब आप जब कभी भी इन चीजों को देखें, इसलिए हर्स्कोविट्स बोलते हैं कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग जो है वो कल्चर है। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को बताया है। उसमें एस.सी. दुबे हैं, श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे, उनकी डेफिनेशन कल्चर के बारे में जाके देखिएगा। इसके अलावा मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर हैं। इसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलिनोवस्की, इसके अलावा एक बड़ा नाम है मेलिनोवस्की। और यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं जो मैं एंथ्रो में पढ़ाता था और पढ़ता भी था जब मेरा ऑप्शनल था, सोशियोलॉजी में भी पढ़ता है। स्ट्रक्चरल कल्चरिज्म या कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म, सांस्कृतिक संरचनावाद, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इन दोनों को जाकर के विकिपीडिया में जाके देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि हम कल्चर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दोनों को पढ़िए, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। एक में रेडक्लिफ ब्राउन है, एक में मेलिनोवस्की है। मॉर्गन भी, कई जगह पे मॉर्गन भी आते हैं। तो मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, ये सब कल्चर को बहुत डीप में बताते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि ये बड़े फेमस है। और अगर पेपर बनाने वाला कभी वो रहा सोशियोलॉजी वाला, एंथ्रोपोलॉजी वाला, तो आपको जीएस में पूछ लेगा। जीएस में पूछने लायक क्वेश्चन है। जीएस में पूछने का क्वेश्चन ये कि क्या कल्चर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, या दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग महाद्वीपों में एक जैसा कल्चर पैदा हुआ है, ओरिजिन हुआ है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म, यानी डिफ्यूज हुआ है। खाना पका करके खाना, ये पहले किसी एक जगह पर हुआ होगा, बाद में लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया, मिमिक्री किया, नकल की। वो मिमिक होते हुए पूरी दुनिया में पहुंच गया और लगभग सभी लोग खाना पका करके खाने लगे। इसको बोलेंगे डिफ्यूजनिज्म, प्रसारवाद। प्रसारवाद यानी संस्कृतियों का, कल्चर का प्रसार होता है।
और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, समझदार था मनुष्य, बुद्धिमान है, और चूंकि वो बुद्धिमान है इसलिए वो कल्चर को पैदा कर लेता है, संस्कृति को उत्पन्न कर देता है अपनी बुद्धि से। और ये कोइंसिडेंस है कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर संस्कृति की उत्पत्ति हुई है और वहां उनका विकास हुआ है, एक जगह से सब जगह नहीं फैला है। तो दो तरह के विचार हैं कि एक जगह से सब जगह नहीं फैला है, और कुछ लोग बोलते हैं एक जगह विकसित हुआ है जहां से फिर वो सब जगह फैला है। ठीक है। और मॉर्गन बोलते हैं कि विकास हुआ है, इवोल्यूशनिज्म, विकासवाद का सिद्धांत, यानी संस्कृति विकसित होती है। पहले असभ्यावस्था थी, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो मॉर्गन का, जब आप मॉर्गन का इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ये अगर आप डालोगे गूगल में या यूं लिखोगे सेवेजरी मतलब असभ्यावस्था, जंगली अवस्था, बार्बरिज्म यानी झगड़ालू, बर्बरता, और तीसरा है सिविलाइजेशन, सभ्यता। ये जब आप तीनों बातें लिखोगे और इमेजेस में जाओगे गूगल में तो आपको एक टेबल आ जाएगी मॉर्गन की, एक पिरामिड बना हुआ सा दिखाई देगा। इसीलिए तो अभी इस युग में जब हम सभ्य हो गए और शांति हो गई, कर्फ्यू नहीं लगता, और ऐसे में कोई आदमी हिंदू मुस्लिम वाली बात करता है, जाति वाली बात करता है और झगड़ाने की कोशिश करता है, तो ऐसा लगता है कि हम बार्बरिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम लोग फिर से सेवेजरी में जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तो हमको और ज़्यादा इवॉल्व होना है ना मॉर्गन के हिसाब से। तो चीज़ें समझ में आ रही ना कुछ, तो यहाँ मॉर्गन भी याद रखना है। फिर वो जो लिखवाए थे पहले अभी आपको, कल्चरलिज्म, सांस्कृतिकवाद या संरचनात्मकवाद, वो क्या है? तो संरचनात्मकवाद वही है कि सभ्यता और संस्कृति, संरचना, ठीक है, संरचना यानी कि मकान, हाउस होल्ड, गृहस्थी एक संरचना है, स्ट्रेटिफिकेशन है, मुखिया है। परिवार का एग्जाम्पल लेंगे, गृहस्थी का एग्जाम्पल लेंगे, मकान होता है, किचन होता है, सब लोगों के लिए सोने की जगह होती है, मिलने की, बैठने की, उठने की जगह होती है। लेकिन मेलिनोव्स्की और ये फिर आगे गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ फंक्शंस भी जुड़े रहते हैं, काम भी होते हैं, बच्चों का लालन पालन, भोजन का निर्माण, परिवार में। तो कार्यों के आधार पर संरचना निर्धारित करना और एक संरचना के आधार पर संस्कृति बताना, तो संरचनात्मक सांस्कृतिकवाद या सांस्कृतिक संरचनावाद। और दूसरा हो जाएगा प्रकार्यवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। बात समझ में आ गई? ऐसे ही विवाह की प्रक्रिया है, विवाह भी एक संस्था है। तो संस्थाओं का निर्माण कैसे हुआ? तो कल्चर विकसित हुए हैं, संस्थाएं बनी हैं, परिवार की संस्था बनी है, विवाह की संस्था बनी है, धर्म की संस्था बनी है, राज्य की संस्था बनी है, कानून की संस्थाएं बनी हैं। तो हम इस तरह से विकसित होते हुए आए हैं। कुछ चीज़ें समझ में आई, थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि एक भूमिका बनाऊं मैं कल्चर की। ये नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब थोड़ा सा पढ़िए, हमारे पुराने लेक्चर्स भी सुनिए, उसमें एक और है कल्चर एंड पर्सनालिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको देखिए और आंसर, अच्छा आंसर जो है इनके ऊपर कई बार एग्ज़ाम में आपको या इंटरव्यू में आपको पूछ लेंगे, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हमारा कल्चर शुरू होगा। ठीक है, चलिए शांति पाठ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की